नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हम फास्ट एंड फ्यूरियस बैच में आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज में हम भूगोल को, पॉलिटी को और इतिहास को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। इतिहास की सीरीज में हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीवाईक्यू किए और फिर हमने उसका चैप्टर किया। उससे पहले हमने जैन के पीवाईक्यू किए, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में पहले पूछी गए हैं, और उसके बाद हमने जैन धर्म से संबंधित विस्तृत क्लास की। उसके सभी का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के पीवाईक्यू किए, फिर बौद्ध धर्म की जानकारी की, और अब इस सीरीज में हम आज मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी पीवाईक्यू आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आज करेंगे। और इसके बाद हम पूरा मौर्य साम्राज्य की डिटेल जानकारी लेंगे, पूरा चैप्टर आपको मौर्य साम्राज्य का पढ़ाएंगे, कोई भी एक फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो आज आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से फैक्ट आपको ग्रैब करने हैं, कौन कौन से फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें आपको फैक्ट्स को पकड़ना है। तो चलिए बच्चों, बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो हमारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। याद रखिए बच्चों, मैंने आप सभी को बोल रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी की जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, और टीसीएस ने जब से सीबीटी लेना शुरू किया है तो उनकी जो भी शिफ्ट में पूछे गए हैं, सीबीटी में सवाल पूछे गए हैं, वो हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो गाइड है वहां से इसका संदर्भ लेते हैं। आप सभी को भी अगर गाइड लेनी है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले सकते हैं, जिसमें, और लेटेक्स ले सकते हैं जिसमें सारी जानकारी हो। और दूसरी बात, अगर आपको और किसी वनडे एग्जाम्स के लिए चाहिए, जैसे पीसीएस के लिए चाहिए, यूपीएससी के लिए चाहिए, बीपीएससी के लिए चाहिए, तो इसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं। क्योंकि जब भी हम आपको यूपीएससी के, बीपीएससी के, यूपी पीसीएस के या अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें हम घटना चक्र का संदर्भ लेते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगी राजगिरी या राजगीर। तो बच्चों, इसको राजगीर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर होगा राजगिरी। उदयन ने राजगीर से जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी थी, और ये उसका उत्तर भी सी ही होगा। राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगिरी का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। कैसे महत्व है कि वर्धमान महावीर भी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और महात्मा बुद्ध भी जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, दोनों का ही संबंध यहां से है। देखिए, यह महावीर स्वामी जी तथा गौतम बुद्ध जी का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति भी का आयोजन हुआ था। बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था ना कि रा वे पा क, आपको ये याद रख लेना है। पहली संगीति जो हुई राजगीर में हुई, दूसरी संगीति वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी कहां हुई? चौथी हुई कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में। तो बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बता रखी है कि रा वे पाक, और जब आपको राजाओं के याद नाम करने हो तो आपको लिखना है अका अक। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और तीसरा चौथा कनिष्क। तो आपने अकाक याद रखना है, रावे पाक याद रखना है, और जब अध्यक्ष की बात आए तो आपको क्या लिखना है? तब आपको लिखना है म स मो व। मतलब पहली के जो अध्यक्ष थे पहली संगीति के थे महाकश्यप, दूसरी के थे सब्बकामी, तीसरी के थे मोगाली पुत्र तिस, और चौथी में अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों थे, उपाध्यक्ष दोनों थे। तो वहां से वसुमित्र हो गया, और आ के डंडा जो ये आ के लिए खींचा है हमने, इससे अश्वघोष हो गया। तो आपको जब भी संगीति से संबंधित सवाल आए, बार बार पूछा जाता है, तो उससे आपको याद रख लेना है ये जो कोड मैंने आपको बताए। ठीक है बच्चों,
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कहां हुआ? राजगीर में हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। मसमोवा में पहला म है तो ये एक महाकश्यप के लिए है। और राजगिरी में 5 पहाड़ियां हैं, कौन सी हैं? विपुलांचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। यही 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है, जिसका पहले नाम क्या था? राजगृह। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये जो पहला प्रश्न था ये आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया 2022 में शिफ्ट 2 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहां है? आप सभी को पता है कि अशोक ने बहुत सारे एकाश्मक स्तंभ बनाए और उन्हीं एकाश्मक स्तंभ में से एक है लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। और ये कहां है? ये पश्चिमी चंपारण में है। तो उत्तर सी को आपको सही मानना है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2022 में पूछा गया लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 1 से 14 तक शिलालेख अशोक ने विभिन्न विभिन्न जगह पर लिखवाए और उत्कीर्ण कराए, जिनमें बहुत सारे एकाश्मक स्तंभ भी हैं, बहुत सारी माइनर एडिक्ट्स हैं, बहुत सारे मेजर एडिक्ट्स हैं। और उन सभी को हम जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तब आप सभी को कराएंगे। दूसरी बात बच्चों कि एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वो है धौली और जौगढ़। इनमें जो 14 शिलालेख हैं वो पूरे नहीं हैं। वो इसमें कौन कौन से हैं? 1 से 11 लिखे गए हैं और अलग से 2 कलिंग प्रज्ञापन के नाम से 2 शिलालेख लिखे गए हैं। क्योंकि दोनों ही शिलालेख कहां पर हैं? दोनों ही उड़ीसा में हैं। और दोनों ही कहां से हैं? दोनों ही उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में ही कौन सा राज्य था? उड़ीसा में ही कलिंग राज्य था। तो ये इसमें अलग से एक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से 2 शिलालेख दे रखे हैं, इसीलिए इसमें पूरे 14 शिलालेख उत्कीर्ण नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 ईसा से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराए? तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है? अशोक। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 269 ईसा पूर्व से अशोक का शासनकाल शुरुआत हुई और 41 साल तक, अगले 41 साल तक अशोक ने शासन किया। तो कहने का मतलब 228 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व से लेके 228 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो 287 से लेके 268 ईसा पूर्व की से 231 ईसा पूर्व की जो समय अवधि कहाँ आएगी? वो यहीं पर आएगी, इसके बीच में आएगी 287 से लेके 231 ईसा पूर्व की कहानी। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस दौरान किसका शासन था? इस दौरान अशोक का शासन था। तो अशोक के काल में ही ये महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण कराए गए। तो इसमें उत्तर इसका सी होगा, मौर्य सम्राट। एक्सप्लेनेशन भी आप देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज 2 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराए। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। मैंने आप सभी को बताया था 14 विभिन्न लेख हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना की। तो बच्चों भेरी घोष की जगह, भेरी घोष, पहले क्या होता था कि जो राजा हिंसा और शक्ति के बल पर अपना राज्य स्थापित करते थे उसे बोला जाता था भेरी घोष। बड़े बड़े नगाड़े बजते थे तो वो सम्राट की महिमा को गायन करते हुए चलते थे। उसी के लिए जो संबंध है वो भेरी घोष का संबंध है। और इसकी जगह अशोक ने धम्म घोष यानी धर्म घोष की स्थापना की। धम्म घोष या धम्म विजय, ये धा हो गया, घ
धम्म घोष की स्थापना की। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए सवाल कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष किसने स्थापित किया, तो आपको नाम लेना है अशोक ने स्थापित किया। ठीक है बच्चों, विभिन्न 14 अभिलेखों का समूह है, 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित किया और अभिलेखों की स्थापना की। आरआरबी एनटीपीसी में यह सवाल पूछा गया। अगला सवाल, सम्राट अशोक के पितामह कौन थे? और ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? नंद वंश को हराया था। नंद वंश को हराया और बाद में किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, जो यूनानी सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो बच्चों ये हायरार्की है। तो इस प्रकार से अशोक के पितामह कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए अशोक के पितामह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को भी हराया और सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था, वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवनाम प्रिय व एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया कि 269 ईसा पूर्व अशोक ने अपने राज्य की स्थापना की। और तो 8वां वर्ष कौन होगा? 8 वर्ष उसमें से कम कर देंगे तो 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। वहीं ये लिखा हुआ है 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। देखिए बच्चों, यह बात आप याद रखना कि इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई कमजोर व्यक्ति रहा होगा ना, उसने यदि धर्म की स्थापना के लिए बोला होगा तो लोगों ने हमेशा उसका मजाक उड़ाया होगा। अब भी आप देख लीजिए कि अगर आप बहुत ही सीधे स्वभाव के हैं लेकिन हिंसक नहीं हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यदि आप शक्तिशाली हैं और हिंसक भी हो सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है हिंसक होने की, उसके बावजूद भी अगर आप शांति प्रिय हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे। इसीलिए अशोक का सम्मान हुआ क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था। चक्रवर्ती सम्राट आज के समय तक भारत में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुआ और वो हुआ अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, इनके पिता बिंदुसार भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, और बाद में जो इनके पुत्र थे जो परवर्ती मौर्य थे वो भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुई। इतिहास में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुआ और उसने जब उसने बहुत सारा रक्तपात मचाया कलिंग में, एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। यही एक कारण है कि जब अशोक ने शांति की स्थापना के लिए आह्वान किया तो विश्व के कई देशों ने उसके इस आह्वान का स्वागत किया। अन्यथा अगर वह कमजोर राजा होता और वो कहता कि मैं शांति की स्थापना करना चाहता हूं तो लोग मजाक उड़ाते, लोग कहते कि इसके अंदर शक्ति नहीं है लड़ने की, इसलिए ये शांति की बात करता है। लेकिन अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी शांति की स्थापना की, इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इसने, भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो जब भी बच्चों ये बात आ जाती है कि भारत ने विश्व को क्या दिया, देखिए बच्चों पूरी दुनिया ने हमें युद्ध दिया लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को बुद्ध दिया, इसीलिए भारत भी महान है। और भारत के जितने भी जो भारतीय हैं, जो भारतीय राजा हुए जिन्होंने शांति का संदेश सुनाया, वो सभी इसीलिए महान कहलाते हैं, जिनमें से सम्राट अशोक एक हैं। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो बच्चों आप सभी को पता है कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार में स्थित है और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का भी शिलालेख है। तो ये क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा गिरनार, जो कि
गिरनार में क्या है, गिरनार में पहाड़ियां हैं गिरनार की, और जूनागढ़ वो जगह है जहां पर ये अ, शिलालेख स्थित है। तो गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोजा, शत्रुंजी और घेलो नदियां बहती हैं। तो बच्चों जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भादस, रोजा, शत्रुंजी और घेलो नदियां कहां बहती हैं, तो ये आपको इसका सही उत्तर मिलेगा कि गिरनार की पहाड़ियों के पास बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है, मतलब 14वां शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो बच्चों जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख जो हैं या उसके जो अभिलेख हैं कौन सी भाषा में हैं, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। मैं अब सारी जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूं। आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया और स्टेज 2 में 2022 में शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और कलिंग को हराया, और जहां पर रक्तपात हुआ, ये कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग। तो बच्चों देखिए जैसे आप देखते हैं ना कि उड़ीसा का जैसे इस तरह का यहां पर जो आकार है, और यहां पर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का ये उत्तरी भाग और उड़ीसा का ये दक्षिणी भाग, ये कलिंग कहलाता था। उस समय ये जो हिस्सा था वो कलिंग था, बहुत बड़ा राज्य था। और आप सभी को पता है कि जो महत्वपूर्ण जैन शासकों की हम जब बात करते हैं तो हम खारवेल की बात करते हैं। खारवेल कलिंग के ही बहुत ही महाप्रतापी शासक हुआ करते थे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराया। तो बच्चों जब भी ये सवाल पूछा जाए कि अशोक ने, जिसकी जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है, उस कलिंग युद्ध में कौन से राजा को हराया, तो आपको नाम पता चलेगा, अनंत पद्मनाभन को हराया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। जैसे पहले हिंसा की, बहुत ज्यादा अत्यधिक हिंसा की, और उसके बाद अत्यधिक अहिंसा के मार्ग पर चला। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे। तो बच्चों या तो आप प्राकृत भाषा लिखिए या ब्राह्मी लिपि लिखिए। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। और बच्चों प्राकृत के ही बहुत सारे डायलेक्ट हुआ करते थे, तो जिस डायलेक्ट में शिलालेख इनके लिखे गए उस डायलेक्ट को बोला जाता था पाली भाषा। तो पहले जो भी उत्तर यदि आपको पाली दिया हो तो आप पाली लगाएंगे, और अगर आपको प्राकृत दिया हो तो आप सेकंड ऑप्शन रखेंगे प्राकृत को। पहला उत्तर आपका पाली ही होगा। पाली भी प्राकृत का ही एक रूप है। मतलब प्राकृत वो भाषा होती है जो स्वतः स्फूर्त जहां के लोग बोलते हैं, मतलब वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उनके जो लोक व्यवहार होते हैं, जो संकेत होते हैं, धीरे धीरे उस भाषा में बदल जाते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से स्थापित होती है उसी को प्राकृत भाषा कहते हैं, और प्राकृत भाषा का ही एक भाग पाली है। हालांकि अब पाली जो है एक अलग भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है, तो आपको पाली को उत्तर मानना है। ठीक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए। तो बच्चों सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, जब आपको खरोष्टी लिपि के अभिलेख पूछे जाएं तो आपको बताना है सहबाजगढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए। बाकी सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, और कौन सी भाषा, पाली भाषा में लिखे गए। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की जो लिपियां हैं वो खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी हैं। तो लघमान और हिंगलाज ये दो जगह हैं, इनका जो अभिलेख हैं वो आपको अरमाइक लिपि में मिलेंगे।
मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान माना गया? तो इसका उत्तर होगा सुवर्णगिरी। सही उत्तर ए है आपका, सुवर्णगिरी को ही सोने की खान का केंद्र माना गया। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, और यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी बच्चों? मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका। तो जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी किताब लिखी, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। और ये किसका सेनापति था? ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर कौन था? सिकंदर यूनानी था, यूनान का शासक था। तो सेल्यूकस निकेटर भी यूनानी आएगा। उत्तर होगा यहां पर यूनानी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को से युद्ध किया, और सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद पूरा अफगानिस्तान एक मतलब एक पुरस्कार के तौर में कह लीजिए या भेंट के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और साथ ही अपनी पुत्री जो हेलेना थी, हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो एक तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी की और पूरा अफगानिस्तान इसको भेंट के तौर पर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 500 हाथी का उपहार दिया था। ठीक है, तो ये यूनानी शासक था। तो बच्चों यूनान के बारे में एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, खाली ये है, देखिए बच्चों आप सभी को पता है कि यूरोप में छोटे छोटे ऐसे राज्य पहले हुआ करते थे, और ये पूरा जो हिस्सा है ये एक तरह से इस तरह से हुआ करता था। आज जहां पर ग्रीस है और मैसिडोनिया है, वहां पर पहले ये शासन हुआ करते थे, जिसमें यहां पर था स्पार्टा, वही स्पार्टा जिसकी कहानी आपने पढ़ी है, और यहां हुआ करता था थेबेज। ठीक है, और यहीं पर था एथेंस। तो बच्चों ये 3 शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, एथेंस, स्पार्टा और थेबेस। ये शक्तिशाली शासक थे, और इनकी बाहरी सीमा पर यहां पर हुआ करता था मैसिडोनिया, यानी हिंदी में जब लिखा जाएगा तो इसको मकदूनिया लिखा जाता है, लेकिन इसका जो इंग्लिश में लिखी जाने वाली जो भाषा में लिखा जाता है वो लिखा जाता है मैसिडोनिया। तो आज यहाँ पर दो कंट्री हो गई है, नॉर्थ मैसिडोनिया और मैसिडोनिया, लेकिन यहाँ पर पहले हुआ करता था मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया थोड़ा सा एक कमजोर प्रांत हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, मैसिडोनिया का शासक और अलेक्जेंडर का पिता था, और शायद फिलिप सेकंड था वो। फिलिप सेकंड ने क्या किया, इस तरह से एक सेरिसा का निर्माण किया। सेरिसा क्या हुआ करती थी, 6 मीटर की एक खोखली लकड़ी की पाइप हुआ करती थी, जो कि मतलब हल्की थी, और इसके यहां पर शुरुआत में लोहे की एक नोक लगा करती थी। तो इन्होंने क्या किया, ढाल का इस्तेमाल किया, और ढाल के साथ में इस सेरिसा का इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ कि इनकी रक्षा पद्धति इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई कि ये हमला तो कर सकते थे, बड़ा भाला इनके हाथ में था 6 मीटर का, और वो भी बहुत ही मतलब मजबूत था और साथ में हल्का भी था। तो ये क्या करते थे कि भाले से अपनी रक्षा करते थे, और अपने से 6 मीटर दूर जो शत्रु हुआ करता था उसको मार सकते थे। तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एथेंस को हराया, स्पार्टा को हराया और थेबेस को हराया। आपको पता है कि स्पार्टा बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। बच्चे शुरुआत से ही 5 साल के बच्चे से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता था, और हर बच्चा योद्धा था। ऐसे शक्तिशाली राज्य को स्पार्टा को भी हरा दिया, एथेंस को भी हरा दिया और थेबेस को भी हरा दिया। किसने? मैसिडोनिया ने। और मैसिडोनिया में ही
इस सैरिसा का इस्तेमाल किया गया, और इस सैरिसा को बनाने वाला कोई और नहीं था, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का पिता था। और इसी के दम पर फिर जो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर था, उसने बाद में पूरे एथेंस को, थेबेस को, मैसिडोनिया को, वो थेबेस को, एथेंस को और स्पार्टा को हरा दिया। और इस हराने के बाद फिर उसने समझा कि जब मैं इन सभी को हरा सकता हूं तो क्यों ना पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली जाए। लेकिन यह बड़ा आसान नहीं था। इन्होंने छोटे छोटे जो टुकड़े थे, छोटे छोटे राज्यों को हराया था। जब यह झेलम नदी के किनारे पहुंचा और इसने किससे लड़ाई की, इसने पोरस से लड़ाई की, तो पहली बार इसको ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य टकराया। इसको लगा कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो बात है इनमें, कि जो मतलब यहां पर बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास, हमारे पहले ऊपर तो बहुत सारे जो शक्तिशाली आक्रमण हुए और हमने विफल किया उसको। सिंध से ही मतलब उनको जो बाहरी आक्रांता आते थे उनको बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस झेलना पड़ता था। तो पहली बार इसको भी लगा कि हाँ भाई, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, और इसने पोरस से मतलब बिल्कुल हार ही गया था। और बाद में पोरस को हराने के बाद भी इसने पोरस को पोरस का राज्य दिया, आम्भी को भी आम्भी का राज्य दिया। और इसको यह पता चल गया कि ब्यास नदी के किनारे कोई बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जिसने नंद वंश को निर्मूल कर दिया। तो इसके दिमाग में पहले से ही चलता था, सिकंदर के दिमाग में पहले से ही ये दिमाग में आ गया था कि व्यास नदी के किनारे कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिससे हम टकराएंगे तो पहली बार हो सकता है कि हमें हार का सामना करना पड़े। क्योंकि चाणक्य ने पहले ही काम किया था। देखिए बच्चों, जैसे आज हम पब्लिसिटी का यूज करते हैं, चाणक्य इतने ज्यादा प्रज्ञाशील थे, इतने ज्यादा मेधावी थे कि उन्होंने पब्लिसिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने गुप्तचर छोड़े और गुप्तचरों से यह कहा कि तुम जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को एक मायावी और एक जादूगर मतलब जादुई शक्ति बना दो। लोगों के दिमाग में कहने लगो कि एक बहुत ही बड़ी जादुई शक्ति है व्यास नदी के किनारे, जब सिकंदर उससे टकराएगा तो सिकंदर को निर्मूल कर दिया जाएगा और सिकंदर पहली बार हारेगा। तो यह बात धीरे धीरे सिकंदर के सेनापतियों को पता चली, सिकंदर की सेना को पता चली। तो जो 12 साल से जो सेना, क्योंकि जब 20 साल का सिकंदर था तो वो अपने राज्य से, मैसिडोनिया से चला था, और 12 साल जब वो 32 साल की उम्र तक हो गया तब तक वो युद्ध ही लड़ता रहा। और पहली बार उनको पता चला कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमें हरा सकती है। और सेनापति के दिमाग में, सेना के लोगों के दिमाग में, सैनिकों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि अब हम हारने वाले हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सिकंदर का विरोध करना शुरू कर दिया कि 12 साल से हम लड़ रहे हैं, अब हमें घर जाना है। और दूसरी बात ये जो पता चली वो ये भी है कि सिकंदर ने अभी तक छोटे छोटे राज्यों को हराया था, उसके सामने कोई शक्तिशाली राज्य ही नहीं आया था। और उसको यह भी पता चला कि भारत बहुत विशाल है, हिमालय से भारत शुरू होता है और नीचे हिंद महासागर तक भारत है। तो भारत में तो पहले अगर हम भारत में जीतना भी शुरू करेंगे तो कई वर्ष हमें भारत को जीतने में ही लग जाएंगे। और उसके बाद उनका प्लान था कि पूरे इंडोनेशिया को हराकर, चाइना को हराते हुए, रशिया को हराते हुए दोबारा यूरोप में जाएं। तो जब उनको पता चला कि इंडिया ही इतना विशाल है, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया, हम तो जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहीं से सिकंदर के मैसिडोनियाई जो सैनिक थे और मैसिडोनियाई जो सेनापति थे उनके पांव उखड़ गए। और यहीं से सेनापति और जो सिकंदर थे ये इन्होंने वापसी का रुख किया। आप सभी को पता है कि सिकंदर तो बेबीलोनिया में मलेरिया से मारा गया, लेकिन अराकोशिया में जो इनका सेनापति हुआ करता था और जो सिंध के आसपास का जो क्षेत्र जिसके पास था वो था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि चंद्रगुप्त को हराने का काम सिकंदर नहीं कर पाया, मैं ही क्यों ना करूं। तो उसने ये सोचा कि नंद वंश को हराने वाली सत्ता को मैं ही मतलब हराऊंगा। तो ऐसा करके उसने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया। और हराया ही नहीं, उसकी बेटी से विवाह भी किया और पूरा अफगानिस्तान एक भेंट के तौर पर उससे ले भी लिया। चलिए बच्चों, ये एक कहानी है। ये भारत, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया और इसीलिए कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। चलिए बच्चों आगे बात करेंगे। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया
यूनान का शासक बना। देखिए सीरिया वाला जो हिस्सा था वो यूनान के ही उसमें आ गया था। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार कर लेने के उद्देश्य से उसने 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर लिया, संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत अराकोशिया यानी कंधार, पेरोपनिशडाई काबुल, एरिया हेरात और जेड्रोशिया मकरान मिले। ठीक है, पूरा अफगानिस्तान मिल गया तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो बच्चों, यूनानी विवरण अगर हमें किसी किताब से मिलता है तो वो है मैगस्थनीज की इंडिका, और मैगस्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया सेंड्रोकोट्स। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन से भारतीय राज्य को यूनानी भाषा में सेंड्रोकोट्स कहा जाता है, तो अब आपको लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना है। तो बच्चों, ये बलुआ पत्थर से बना है, और बलुआ पत्थर, इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। और बलुआ पत्थर कहां का? चुनारगढ़ का बलुआ पत्थर। ये वही चुनारगढ़ है जहां की कहानी आप चंद्रकांता के रूप में सुनते हैं। चंद्रकांता इसी चुनारगढ़ की, जो आज के समय में मिर्जापुर में है। मिर्जापुर कहां? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो ये चुनारगढ़ चंद्रकांता से संबंधित है। चंद्रकांता यहाँ की राजकुमारी थी, और इसी पर 90s के दशक में आप सभी जब छोटे छोटे थे तब आप ये सीरियल देखा करते थे चंद्रकांता। तो बच्चों, ये बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, चुनार का बलुआ पत्थर। ये यहां पे दिया हुआ है, यह चुनार के बलुआ पत्थर से लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है। जो दंड मतलब ये जो दंड है ये गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। सबसे पहले बुद्ध को जैसे ही संबोधि प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज 2 में शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार किया? तो बच्चों, सबसे पहले नदी जो पार की वो की सिंधु पार की, उसके बाद झेलम पार की, और उसके बाद ब्यास नदी पार की। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद ब्यास नदी के किनारे, मैंने आपको बताया था कि ब्यास नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य से सामना होता, सिंधु के किनारे यहां पर आम्बी से सामना हुआ। तो सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर, तक्षशिला का राजा कौन था? आम्भी राजा था। तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम का या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में पोरस की हार हुई। लेकिन पोरस को उसका राज्य वापस मिला, पूरे सम्मान के साथ मिला। सिकंदर ने देखा कि इतने मतलब मजबूत और इतने ताकतवर लोग हैं कि मतलब जिनके पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो अपने बाहुबल और अपनी शक्ति और अपने साहस के बल पर मतलब हमसे युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए उसने खुश होकर इसके मतलब जो भी इसका राज्य था उसको वापस किया। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। धामक स्तूप, बावीकोंडा स्तूप, महाबोधि और सांची। सांची ही मध्य प्रदेश में है। सांची कहां पर है? सांची बच्चों बेतवा नदी के किनारे है, और कहां पर है? रायसेन जिले में। ठीक है बच्चों, तो सांची क्या है? सांची एक जगह का नाम है। सांची आप एक कस्बा या विलेज समझ लीजिए, एक गांव समझ लीजिए। सांची जो है वहीं पर ये स्तूप बना हुआ है, इसीलिए इस गांव के या कस्बे के नाम पर ही इसका नाम सांची स्तूप पड़ा है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी ईस्वी में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया। सांची भारत के
मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। तो बच्चों ये सवाल आपसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि सांची स्तूप को कब जोड़ा गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में? तो इसका उत्तर होगा 1989। और रायसेन जिले में दो कौन कौन से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? एक तो सांची स्तूप है, दूसरा भीमबेटका है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं याद करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। पहले 2022 के क्वेश्चन चल रहे थे, अब 2021 के क्वेश्चन चलने लगे। दूसरी बात, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने। इसका सही उत्तर होगा ए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, और ये सवाल भी 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल में हुआ। तो बच्चों इसका उत्तर हमारा मौर्य शासनकाल है। और मौर्य में किसने बनवाया? ये मौर्य में इसमें धामेक स्तूप या धमेक स्तूप, ये किसने बनवाया? मौर्य काल में बना। और किसने बनवाया? इसमें आपको अशोक को सही उत्तर मानना है। ठीक है बच्चों, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप। बेटा खा की जगह यहां पर आप खा लगा सकते हैं, ये धमेक स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ के में स्थित बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और धमेक स्तूप की नींव जो है वो अशोक ने 249 ईसा पूर्व में की, तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। बहुत ही बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये सारनाथ आपका इसका सही उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में ये सवाल पूछा गया। बच्चों देखिए अब 2016 के भी सवाल पूछे जाने लगे। 2022, 2021, 2016 तृतीय बौद्ध परिषद कहां पर का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तो बच्चों एक बार फिर हम जो हमने एक लिस्ट बना रखी है याद करने के लिए, तो बच्चों उसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं, आप सभी को बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये स्थल के नाम है रा वे पाक। बार बार आपको याद कराने का मेरा यही उद्देश्य है बच्चों कि आप भूले नहीं। अब राजाओं के नाम और अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम। तो बच्चों पहली जो हुई वो कहां हुई? राजगीर में हुई, और अजातशत्रु के काल में हुई, और महाकश्यप ने इसकी जो राजगीर में हुई, अजातशत्रु के काल में हुई, और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद सेकंड कहां हुई? वैशाली में हुई, कालाशोक के टाइम पे हुई, और सब्बकामी ने इसकी अध्यक्षता की। तीसरी कहां हुई? पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय पर हुई, और मोगालीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की। चौथी कहां हुई? कश्मीर के कुंडलवन में हुई, कनिष्क के काल में हुई, और वसुमित्र और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता की। तो बच्चों ये आप हमेशा याद रखना, मैं बार बार आपको याद कराता हूं। अब हमें तृतीय बौद्ध परिषद की बात की जा रही है, किसके द्वारा कराया गया? तो तृतीय बौद्ध परिषद में कौन आ गया? अशोक आ गया। कहां पे की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई। और किसने अध्यक्षता की? मोगालीपुत्र तिस्स ने की। तो आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में यह सवाल पूछा गया। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया। इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसके धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया। तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया।
ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक के रूप में एक संकलन प्रदान किया गया था। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों हमें गलत ढूंढना है। और ये सवाल कब पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2021 में पूछा गया। तो पहला ये लिखा हुआ कि उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसिडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। तो बच्चों ये सही है, ये ऐसा किया था। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी था, संरक्षक और मार्गदर्शक था। गलत है, ये अकबर से संबंधित है। तो ये तो हमें गलत दिख ही रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। तो बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है बच्चों, ये भी सही है। तो बच्चों जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो पॉलीब्रोथा के नाम से मिलता है। पॉलीब्रोथा। ठीक है बच्चों, तो जहां भी पॉलीब्रोथा का नाम आ जाए समझ लीजिए कि ये पाटलिपुत्र का वर्णन है। ठीक है बच्चों, मौर्य साम्राज्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कृति इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। तो इसका ऑप्शन बी गलत है, यही इसका सही उत्तर है। उसके बाद अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की वे डैश के पोते थे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुआ कौन हुए? अशोक हुए। ठीक है बच्चों, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन हुए? ये हुए बिंदुसार। ठीक है बच्चों, तो जब भी सवाल पूछा जाए कि अशोक किसके पोते थे तो उसका चंद्रगुप्त मौर्य थे, और किसके बेटे थे तो यहाँ बिंदुसार मौर्य का नाम है। तो बच्चों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को सही उत्तर आपको मानना है। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एक नजर हमें यहाँ पे आया कि कलिंग युद्ध की जो जानकारी है वो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। ठीक है बच्चों, अलग अलग अभिलेख में अलग अलग जानकारी है। जैसे किसी में धम्म जो महामात्र हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट का वर्णन मिलता है, कहीं पे पशु बलि की निंदा का वर्णन मिलता है, कहीं पे चोल चेर और सत्यपुत्र का वर्णन मिलता है। तो अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग जानकारी मिलती है। तो बच्चों ये टॉप 20 क्वेश्चन हमने आज आरआर एनडीपीसी की परीक्षा से किए। ठीक है, और 2022, 2021, 2016, 2018 के सवाल इसमें सम्मिलित थे। अगले 25 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और ये जो क्लास है, ये जो हमारे साथ में पैरेलली जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन का, आरआरबी जेई का, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ में एसएससी जीडी के लिए भी ये सवाल जो है महत्वपूर्ण है। भले ही आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए बच्चों, लेकिन इससे मिलते जुलते सवाल ही सभी पीसीएस की परीक्षाओं में और ग्रुप डी की परीक्षाओं में और एसएससी जीडी की परीक्षाओं में, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। साथ ही आप सभी को दोबारा याद दिला देता हूं कि जब हम ये टॉप 45 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम पूरे मौर्य साम्राज्य की क्लास भी करेंगे, पूरा चैप्टर करेंगे, हर एक जानकारी आपको बताएंगे, ताकि आपको अभी क्वेश्चंस पता लग जाए, आपको पता लग जाए कि कौन से फैक्ट हमें ग्रैब करने हैं, आत्मसात करने हैं। और साथ ही बच्चों, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो तो आगे अपने मित्रों तक इसे विस्तारित कीजिए, उनको भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें
इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इतनी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन आप सभी के सम्मुख रखने का मतलब उत्साह मिलता रहे। आप सभी को धन्यवाद है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।